गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करते हैं नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बियोट-सावर्ट लॉ। बियोट-सावर्ट लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन है कि इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर हो तो उसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स में जो फील्ड रिड्यूस होती है किसी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर बाय बियोट-सावर्ट लॉ। पेपर में ऐसे आएगा आपको। तो हमने क्या किया, एक कोई EF पहले हम फाइनाइट कंडक्टर के लिए निकालेंगे और फिर बाद में इनफाइनाइट के लिए। तो हमने ये कोई कंडक्टर माना, EF स्टेट कंडक्टर माना जो करंट I कैरी करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसके चारों ओर ये कोई P पॉइंट लिया हमने यहाँ पर, यहाँ से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर हमने कोई पॉइंट लिया P, यहाँ पर फील्ड को डिटरमिन करना चाहते हैं। ठीक है। माना ये कंडक्टर छोटे छोटे करंट एलिमेंट से बना हुआ है सारा। एक एलिमेंट ले लिया हमने ये DL, CD कोई करंट एलिमेंट लिया, लेंथ है DL। ठीक है। और ये जो है करंट एलिमेंट C पॉइंट को जोड़ दिया P के साथ, और माना ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा। ठीक है। और ये जो करंट एलिमेंट है ये P पॉइंट के साथ एंगल बनाता है D फाई। D को मिला दिया, C को मिला दिया, तो इसका एंगल आ गया इस पॉइंट के साथ, D फाई एंगल है इसके साथ। ठीक है, ये आ गया। अब ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। करंट एलिमेंट बहुत छोटा है तो ये वाला भी थीटा होना। ठीक है, ये दोनों थीटे होने। फिर क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया हमने, CN PD पे गिराया हमने। ठीक है। और ये एंगल माना फाई है। ठीक है, ये वाला एंगल फाई मान लिया हमने। और ये करंट एलिमेंट M से L डिस्टेंस पर है, ये मान लिया हमने। ठीक है। अब एक बात याद रखना, इसमें ये जो एंगल बन रहे हैं ये निकालना बड़े कठिन है, बड़े छोटे एंगल होते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये एंगल्स जहाँ पे भी आएंगे उनको हम साइडों की फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है। तो जहाँ इंटेग्रल कैलकुलस लगना बियोट-सावर्ट लॉ से, हम एक करंट एलिमेंट जो P पे D फाई एंगल बन रहा है उसके कारण निकालेंगे, एक के कारण निकालेंगे, और ऐसे ही सभी के कारण एंगल बनेंगे और सभी की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इंटीग्रेशन करके हम क्या निकाल लेंगे, नेट निकाल लेंगे। तो इंटेग्रल कैलकुलस लगना, एक के कारण निकालने हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बाय बियोट-सावर्ट लॉ लगना अगर निकालनी है। बियोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट विल बी। तो P पर करंट एलिमेंट के कारण होगी, दैट विल बी इज इक्वल टू क्या होती है, dB इज इक्वल टू μ0/4πI sin थीटा अपॉन r²। इतनी होगी, ये होगी। अब ये जो थीटा है पहले बताया मैंने, ये इनकी वैल्यू निकालना बड़ी कठिन है, तो इनको साइडों की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जहाँ पर D साइन थीटा की वैल्यू करेंगे DL साइन थीटा। ठीक है। तो कैसे आएगा, ट्राइंगल लेंगे ये वाली CND ट्राइंगल ली जहाँ से, और यहाँ से निकाला साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है P/H, CN/CD बन गया। और CN की वैल्यू, CN ये वाली वैल्यू यहाँ से निकाली, इस ट्राइंगल से निकाली फार्मूला लगा के कि थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क निकाल ली, CN हो गया RD फाई। ठीक है। तो जहाँ से CN की वैल्यू आ गई RD फाई, और CD DL है, तो जहाँ से DL साइन निकाला, DL साइन की वैल्यू ये है। ठीक है। और इसको हमने यहाँ भर दिया, फिर इसमें भरा तो DB करंट एलिमेंट के कारण फील्ड बनी μ0/4πI RD फाई अपॉन r²। एक R से एक R कैंसल, ये आ गई।
ठीक है। तो अब इस करंट एलिमेंट के कारण जहाँ पर आई डिस्टेंस ये वाली आनी वाइट साउड लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये आ गया। अब हम डी फाई की वैल्यू भरेंगे, यहाँ किसकी वैल्यू 1/r की भरेंगे। ये डिस्टेंस r फॉर्म है, एक्चुअली डिस्टेंस हमें ये पता है ये, तो इसलिए 1/r की वैल्यू भर देंगे हम। ठीक है, तो 1/r कहाँ से आएगा, r इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल ली हमने, तो cos फाई आ गया b/h। cos फाई निकालना हमने, cos फाई आया अभी r/r, r निकाल लिया, कैपिटल r/cos फाई। ठीक है, तो r की वैल्यू ये जहाँ भर दी हमने, तो डी μ0/4 r/cos फाई ऊपर चला गया, फाई cos फाई डी फाई/r। तो एक करंट एलिमेंट के कारण इतनी होगी, इतनी होती है करंट एलिमेंट के कारण। ठीक है, कितनी होगी μ0/4 I cos फाई डी फाई/r। ठीक है, इतनी होगी। अब हमने ज्वाइन किया एंड पॉइंटों को, एफ को पी के साथ ज्वाइन किया और ई को इसके साथ ज्वाइन किया। माना ये एंगल जो पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसका एंगल जहाँ पर जो बनता है वो बनता है अल्फ़ा, और नीचे बनता है एंगल बीटा, ये वाला अल्फ़ा, और ये पूरा एंगल कितना बनता है, बीटा बनता है। ठीक है, जहाँ ध्यान दीजिए कि एक करंट एलिमेंट जो पी पे डी फाई बनाता है, उसकी फील्ड एक के कारण इतनी है, तो बाकी भी ऐसे होंगे जो एंगल बना रहे होंगे, और बाकियों के द्वारा भी इतनी होगी, तो नेट कितनी होनी, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कहाँ होनी, यहाँ डबल इंटीग्रेशन होनी। कौन कौन सी, एंगल भी लेना पड़ेगा, एंगल भी लेना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व पॉइंट से नीचे वाला जो एंगल लिया जाता है वो नेगेटिव लिया जाता है, और ऑब्जर्व पॉइंट ऊपर का एंगल पॉजिटिव लिया जाता है। तो एक के कारण जहाँ पर इतनी है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल एलिमेंट कैन बी फाइंड बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्या होनी, देखिए, ऑल एलिमेंट कैन बी फाइंड बाय इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन होनी कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, नीचे से ऊपर को कर रहे हैं, तो एंगल लेना पड़ेगा, एंगल के साथ हो रही है इंटीग्रेशन। तो याद रखिए, तो जहाँ पता नहीं है तो इनडेफिनेट, और जहाँ डेफिनेट -β/2 अल्फ़ा लेंगे, ये आ गई। अब देखिए 1 के विद रिस्पेक्ट टू बी होगी, और यहाँ कांस्टेंट क्या चीज़ है, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एक तो एंगल वेरी कर रहा है, फाई वेरी कर रहे हैं, फाई, तो ये फंक्शन हुआ, बाकी सारे कांस्टेंट बाहर चले गया, μ0I/4 और -β/2 अल्फ़ा cos फाई डी फाई। अब cos फाई की इंटीग्रेशन होती है साइन फाई, और लोअर टू अपर, फार्मूला भर दिया, अपर टू माइनस लोअर, ये हो गया साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इतनी होती है। तो किसी पॉइंट पर एक फाइनाइट कंडक्टर के कारण इतनी होती है। अब रिजल्ट लिया हमने, केस लिया, केस पहला क्या हो सकता है, अगर वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ होगी तो क्या होगा, अगर वायर है उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, तो ये पी पॉइंट जो होगा ये बहुत दूर है, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ये एंगल क्या होता जाएगा, ये एंगल बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट आएगा कि 90 हो जाएगा, तो दोनों वाले इनफाइनाइट होगी, तो ये पॉइंट जहाँ नज़र आएगा तो एंगल इनफाइनाइट 90 हो जाएगा, तो अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएंगे π/2, तो फिर वैल्यू भर दी जहाँ पर 2 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो μ0I/2πr, तो बन गया μ0I/2πr होगा कि इन्फिनाइट कंडक्टर के कारण जो फील्ड स्ट्रेंथ होती है इस पॉइंट पर वो होती है μ0I/2πr। याद रखिए, अगर इन्फिनाइट के आए तो जहाँ तक करना अपना पूरा, तो 4 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर का आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर P लाइज टू
वन एंड क्रॉस, ये किसी एक पॉइंट पे एंड यहाँ लाई करता है, तो फिर क्या हो जाएगा, बीटा 0 हो जाएगा। अगर इधर लाई कर रहा है और ये तो π/2 हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा तो π/2 और ये कितना हो जाएगा 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन आप निकाल सकते हो राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब कर्ल फिंगर बता रही हैं फील्ड को और जो करंट को। तो पेपर के इनसाइड परपेंडिकुलर लगेगी, यहाँ पेपर के इनसाइड परपेंडिकुलर लगेगी क्रॉस। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट 4 नंबर का आता है। बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिया हुआ दिनेश ने, तो वो 2 नहीं करवाया, शॉर्ट वाला करवा दिया। ठीक है, समझिए। इसमें यह याद रखिए कि नीचे एंगल से ऊपर वाले एंगल तक जितने करंट एलिमेंट है उनकी इंटीग्रेशन होंगे, तो एंगल की इंटीग्रेशन। ठीक है, जहाँ पर एंगल के होंगे। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा एप्लीकेशन ब्यूट की ख़त्म हो गई। अब हम नया नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या चीज़ है, सेम जैसे गॉस ने किसी सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होता है, तो ये गॉस ने बताया था, वैसे ही सेम किसी क्लोज लाइन के अलोंग कितना फील्ड मूव करता है, लिंक कितना होता है, कितना उसके अलोंग जाता है, ये निकाला था। क्लोज्ड अगर कोई लाइन पाथ है उसके अलोंग कितना जाएगा, ये निकाला था एम्पियर सर्कुलर। एम्पियर लॉ क्या था, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, ध्यान दीजिए। माना ये कोई स्टेट कंडक्टर है, इसमें करंट आई जाती है, तो हमें पता है स्टेट कंडक्टर के अराउंड जो फील्ड बनेगा वो बनेगा कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, ऐसे बन रहा होगा, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बन रहा होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक क्लोज्ड लूप लिया, इसके चारों क्लोज्ड लूप लिया हमने ये। ठीक है, वायर जहाँ बीच में से जा रही है ये लूप लिया हमने। ठीक है, जैसे ये वायर इसके चारों ओर ले लिया है। ठीक है, ये लूप लिया और माना कि जितनी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर हमने कवर कर ली। अब ये फील्ड कहाँ जाएगी, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ऐसे जा रही होगी, लग रही होगी, तो इस क्लोज्ड लूप के अलोंग जाएगी ये। माना ये क्लोज्ड लूप जो है किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट कंडक्टर है, तो किसी पॉइंट पर जो फील्ड होती है वो पता है कितनी होती है, वो होती है dV = μ0I/2πr होती है, अगर r इसकी रेडियस है लूप की। ठीक है, तो जहाँ पर माना ये छोटे लूप छोटे छोटे करंट एलिमेंट से बना हुआ एक एलिमेंट मान लिया हमने, दैट इज dl, ये dl मान लिया, और जहाँ पर फील्ड भी लग रही होगी इस पेपर के परपेंडिकुलर और इस साइड लग रही होगी। ठीक है, तो इसके अलोंग कितनी फील्ड लगती है, अगर ये dl है आपका, मान लेते हैं ये b मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बनाती है, तो इसके अलोंग कितनी होगी, BDL cos थीटा, BDL cos थीटा होनी, तो B.dl। याद रखिए करंट एलिमेंट के अलोंग कितनी फील्ड जाती है, B.dl। ठीक है, एक एलिमेंट के अलोंग B.dl जाती है। तो जैसे ही सारे करंट एलिमेंट जो होने जहाँ, तो उनके कारण भी इतनी होनी B.dl, तो नेट कर देंगे क्लोज्ड सरफेस के अलोंग, नेट करेंगे तो इंटीग्रेशन होनी, तो इंटीग्रेशन कौन सी होनी, क्लोज्ड के ऊपर हो रही है, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन B.dl, नेट फील्ड अलोंग द क्लोज्ड पाथ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड इंटीग्रल B.dl, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल B.dl, मैग्नेट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ। ये जो होगी ये हमेशा होती है किसके बराबर, μ0 टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, μ0 टाइम, तो ये लॉ बना। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, इस लॉ की अकॉर्डिंग कि
जो लाइन इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ। ये इन्होंने निकाला। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें बी डॉट डी एल की वैल्यू पता चल जाए, करंट कितना जा रहा है क्लोज्ड पाथ से, और इसकी वैल्यू पता होती है कितनी होती है, करंट अगर को निकाल लें तो हम फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पर, क्लोज्ड पाथ में किसी पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी, ये हम निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, तो हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बना, सेम है जैसे गॉसेस में आपने पढ़ा था। एम्पियर सर्कुलर लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ द लाइन इंटीग्रल, यहाँ से पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इन फ्री स्पेस इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जी बनेंगे, दैट इज मैथमेटिकली क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसके बराबर होगा। प्रूव करना, अब इसको प्रूव करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आता है प्रूव। हमने एक इनफाइनाइट कंडक्टर लिया ई एफ, उसकी इनफाइनाइट कंडक्टर लिया, उसमें करंट आई जा रहा है, ये हमने माना। ठीक है, एक लूप लिया जिसके अराउंड उसका रेडियस ए है। ठीक है, ये मान लिया हमने। तो बी नो, अब माना ये लूप छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, एक एलिमेंट ले लिया हमने, उसकी लेंथ ले ली डी एल, लेंथ उसकी डी एल है। अब ये लेंथ जो है वो डी एल है, तो अब हमें बताना कि नेट फील्ड जो होगा क्लोज पाथ के लॉन्ग वो होगा म्यू नॉट आई, ये हमें बताना है। तो पहले हम एक एलिमेंट के कारण निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन करके क्लोज्ड सरफेस में निकाल लेंगे। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन करके। तो क्या करेंगे, देखिए, तो एक के कारण निकालना, बायट सावर्ट लॉ का, तो बायट सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट विल बी क्या, म्यू नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट है, तो किस पॉइंट पर कितने म्यू नॉट आई पॉइंट 2 पाई, अभी किया ये होगी। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द वन करंट एलिमेंट विल बी क्या, जी डॉट डी एल, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा। हेयर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, डी एल जो होगा फील्ड टेंजेंशियली होगी, तो डी एल भी टेंजेंशियली, तो थीटा जीरो होना, दोनों सेम डायरेक्शन है, थीटा जीरो। तो बी डॉट डी एल हो गया बी डी एल, ये हो गया। तो करंट एलिमेंट से इतनी फील्ड होगी, तो नेट कितनी जाएगी, ऑल एलिमेंट कैन बी फाइंड बाय क्लोज इंटीग्रेशन। तो क्लोज इंटीग्रेशन दोनों साइड कर दो, क्योंकि क्लोज सर्फेस में नेट कर रहे हैं। तो बी डॉट डी एल वैक्टर क्या हो जाना, डेट विल क्लोज कर दी, यहाँ पर दोनों साइड क्लोज आ गई, तो ये आ जाएगा, जिसकी वैल्यू चाहिए निकालो क्या, ये कांस्टेंट, क्योंकि आर सेम होगा तो कांस्टेंट, आर से ए कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट बाहर चला गया, म्यू नॉट आई पॉइंट 2 पाई ए बाहर चला गया, और क्लोज इंटीग्रेशन डी एल कितना होगा, एक एलिमेंट की ये पूरे सरफेस में टोटल लेंथ कितनी होगी 2 पाई ए, तो कट गया, तो म्यू नॉट आई, तो ये प्रूव हो गया। तो जो नेट क्लोज सरफेस में फील्ड होती है वो किसके बराबर होती है, म्यू नॉट टाइम जितना करंट उसमें जा रहा है। ठीक है, अगर ये डीसी है तो तब तो ठीक है, एसी होगा तो एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा, तो नेट करंट जीरो, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, फील्ड स्ट्रेंथ भी जीरो होगी लूप के अलावा। ठीक है, ये एम्पियर बता रहा है, तो एसी के लिए ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, तो ये हो गया एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब है एप्लीकेशन, एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशंस किस लिए यूज़ होता है। अच्छा, एप्लीकेशन करने से पहले इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मेथड क्या है,
एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो ये यूज़ होता है, तो कैसे करेंगे, तो मेथड जो यूज़ होता है उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एम्पियर लूप बनाना है। लूप नहीं होगा तो फिर ये नहीं लगेगा। जिस पॉइंट पर निकालनी है वहाँ पर एक एम्पियर लूप बनाना है आपने। ड्रॉ एम्पियर लूप बनाना है आपने, ठीक है। अब एम्पियर लूप कैसा होगा, जिसके लिए बी डॉट ऐसा कोई क्लोज लूप जो जिस पॉइंट पर निकालने उससे पास करता है और जिसके लिए एंगल बी डॉट डी एल में हर पॉइंट पर सेम होता है, वो एम्पियर लूप होता है। जैसे गॉसियन सरफेस था जैसे ये। फिर उसके बाद आपने ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड डी एल और बी एल की डायरेक्शन ड्रा करनी है। फिर उसके बाद आपने करंट कितना जा रहा है, करंट थ्रो क्लोज्ड लूप से करंट कितना जा रहा है वो निकालना आपने, ठीक है। और फिर अप्लाई कर देना, अप्लाई। इसके बाद आपने क्लोज इक्वल बी डॉट डी एल की वैल्यू निकालनी है, लूप में टोटल फील्ड निकालनी है और फिर अप्लाई करना है, अप्लाई एम्पियर लॉ, तो आ जाएगी फील्ड, ठीक है। ये इसका मेथड है। तो सेम जहाँ पर हम कर रहे हैं पहले सोलेनॉइड क्या होता है, पहले सोलेनॉइड के अंदर कितनी फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो निकाल लिए। जहाँ एम्पियर सर्किट लॉ वेरी इंपॉर्टेंट आता है, टॉरॉइड और सोलेनॉइड दो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के। तो सोलेनॉइड क्या है, एक इंसुलेटिंग वायर, कॉपर की वायर जिसमें बड़ी ज़्यादा टर्न्स होती हैं और बॉन्ड की होती हैं स्प्रिंग की तरह इस ढंग से होती हैं कि लेंथ ज़्यादा और डायमीटर कम, उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड ये बड़ी ज़्यादा टर्न इंसुलेटिंग वायर में इस ढंग से बॉन्ड होंगी स्प्रिंग की तरह की, लेंथ ज़्यादा होनी और डायमीटर कम होनी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है सोलेनॉइड, ठीक है। लगे होते हैं स्पीकरों में, लगे होते हैं, ठीक है, मैग्नेटों में लगे होते हैं, देखे होंगे आपने। स्पीकर के अंदर कॉइल फिट की होती है वो सोलेनॉइड होती है, सर्किट्स में होते हैं लगे हुए, ठीक है। सोलेनॉइड या सीधा इंसुलेटिंग वायर जिसमें बड़ी ज़्यादा टर्न्स, ठीक है। या तीसरी डेफिनेशन, एक इंसुलेटिंग वायर जो हेलिकल शेप में होती है, हेलिकल शेप ऐसी होती है, हेलिक्स की तरह, इसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस हैं इसकी, जे और ये वाली दो डेफिनेशन लिख लेने। अच्छा, अब जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो हम देखते हैं इसमें भी फील्ड पैदा होता है। फील्ड निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ क्लॉक रूल। क्लॉक रूल की अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप किसी कॉइल को फ्रंट से देखते हो, ये कॉइल है सर्कुलर वायर है, फ्रंट से देखते हो और करंट जाता है अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाता है करंट, तो फ्रंट फेस एक्ट एज ए नॉर्थ पोल। करंट ऐसे जाता है एंटी क्लॉक तो नॉर्थ पोल होगा, और अगर करंट जाता है क्लॉकवाइज, करंट ऐसे जाता है तो साउथ पोल एक्ट करता है, ठीक है। तो जहाँ पर यही है कि हमने एक सोलेनॉइड मानी, ये एक हमने सोलेनॉइड माना, इसमें करंट आई जाती है, इधर से जा रही है ऐसे। तो अगर जहाँ खड़े होंगे, जहाँ से देख रहे हैं तो करंट ऐसे जा रही है, तो ऐसे करंट जा रही है क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा पोल होना, ये साउथ पोल होना। तो ये साउथ है तो इधर वाला नॉर्थ, तो फील्ड नॉर्थ टू साउथ चलती है बाहर। अंदर देखी गई है आयरन फिलिंग या फैंकीज एक्सपेरिमेंटली देखिए, अंदर यूनिफॉर्म और बाहर नॉन यूनिफॉर्म।
बार मैग्नेट की तरह इसकी फील्ड देखी गई है एक्सपेरिमेंटली। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अंदर यूनिफॉर्म है तो स्पेस लाइन के बीच स्पेस सेम होगा, लाइनों के बीच स्पेस सेम होगा यहाँ पर, ठीक है। और बाहर नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ चलेंगे और स्पेस बढ़ता जाएगा, जहाँ पर सेम नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, जहाँ एंटर कर रही है, जहाँ लीव कर रही है, ठीक है। तो ऐसे चलेंगे, ठीक है। ये तो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ भी ऐसे, तो क्लॉक रूल से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। अच्छा, जब इसका डायग्राम हम बनाते हैं फील्ड और करंट के साथ तो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया जंक्शन लेते हैं। वो जंक्शन क्या है, अच्छा इसमें एक ये है कि बाहर फील्ड जो है, जहाँ लाइनों के भी स्पेस बढ़ता जाएगा, बाहर फील्ड बहुत ही वीक होती है और अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो जो वीक है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए जीरो होती है, वो जीरो के बराबर ही होती है। तो बाहर फील्ड जीरो होती है, ठीक है, जीरो लेते हैं। और अंदर यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है बहुत ज़्यादा। तो अंदर कितनी फील्ड होती है वो निकालनी है अब हमें, ठीक है। तो जहाँ पर ध्यान दीजिए कि करंट जो बाहर आएगा, पेपर के बाहर की तरफ जो करंट आएगा उसको हमने लेना है, दैट इज डॉट से, उसको डॉट से दिखाना है। और जो पेपर के परपेंडिकुलर अंदर करंट जाएगा उसको क्रॉस से दिखाना है, उसको क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है, ये याद रखिए। तो अब एक्सप्रेशन पे आ रहे हैं, एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सोलेनॉइड के अंदर कितनी होती है। तो हमने ये एक सोलेनॉइड माना, इसको यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं हम, ये ऐसे एक हमने सोलेनॉइड माना है, ठीक है। इसके यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है, n, टर्न डेंसिटी, ये काम आती है करंट को निकालने में कि कितना करंट नेट जाएगा अंदर, तो ये यूज़ होती है। n माना नंबर ऑफ टर्न्स है यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ में, ये माना इसमें आई करंट जाता है, आई करंट जा रहा है तो जहाँ से एंटर कर रहा है पेपर के परपेंडिकुलर और जहाँ से निकल रहा है, ये डॉट बता रहे हैं हम, ठीक है, समझ गए। और फील्ड यहाँ, अब करंट यहाँ एंटर कर रहा है तो ऐसे घूम रहा है, तो ये कौन सा, साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। तो फील्ड जहाँ से नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ इधर जा रही होगी, इस साइड फील्ड आ रही है, इस साइड फील्ड इधर आ रही है, ये फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब माना P ये पॉइंट है इसके अंदर जहाँ फील्ड निकालना चाहते हैं, ये वाला P पॉइंट है ये, जहाँ फील्ड हम निकालना चाहते हैं। पहला स्टेप हो गया। अब एक लूप बनाना जिसके लिए एंगल क्या हो, सेम। तो फील्ड आपको पता है इधर भी होनी, इधर भी होनी, इधर बाहर भी होनी। तो फिर हमें जो लूप बनाना पड़ा, एम्पियर लूप किसके लिए होगा, जहाँ पर जो बनाना है उसके लिए बी डॉट डी एल सेम होना चाहिए। तो फील्ड इधर जा रहा है तो बी डॉट डी एल की सेम होगी, और इस पे 90 होगा सभी के लिए, इस पे लिए 90 होगा। तो रेक्टेंगल लूप, एम्पियर लूप किस सोलेनॉइड के लिए रेक्टेंगल होता है। तो एक एम्पियर लूप बनाया ए बी सी डी, जो पी से पास करता है, जहाँ पर ए बी सी डी ये हमने बनाया। और लूप की लेंथ कितनी है, जितनी सोलेनॉइड की है, एल, ये मान लिया हमने, एज शोन इन फिगर, ये बन गया फिगर। अब निकालना क्लोज इंटेग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू। तो क्लोज इंटेग्रल बी डॉट डी एल जो होगा वो किसके बराबर होगा, क्लोज इंटेग्रल बी डॉट डी एल। तो ये आया क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल होगा कि नेट फील्ड जो लूप से पास करेगा, नेट फील्ड लूप से जो जाएगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी ए बी लूप में कितना जा रहा है, लॉन्ग
बी सी के लॉन्ग कितना जा रहा है, सी डी के लॉन्ग कितना जा रहा है और डी ए के लॉन्ग कितना जा रहा है। तो ए बी के लॉन्ग कितना जा रहा है, बी सी के लॉन्ग कितना जा रहा है, सी डी के लॉन्ग कितना जा रहा है, ठीक है, और प्लस डी ए के लॉन्ग कितना जा रहा है ये, ठीक है। तो अब डायरेक्शनें देनी है। तो फॉर ए बी के लिए दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो फॉर ए बी यहाँ से देख लीजिए, आउट साइड क्या होना, सी डी जो है आउट साइड 0 होना। तो सी डी के लिए ये क्या होना, 0। सीधा यहाँ ये कर सकते हैं। यहाँ देखो और ए बी के लिए बी और इसकी सेम डायरेक्शन है, तो थीटा 0 होना। और बी सी के लिए बी और डी एल क्या है, परपेंडिकुलर। बी सी के लिए देख लीजिए, बी सी ये है बी सी। तो लूप इधर है, एलिमेंट इधर है, डी एल इधर होगा और फील्ड इधर है, तो 90 डिग्री। फील्ड इधर है, डी एल इधर है, 90 डिग्री। और जहाँ पर एलिमेंट इधर है और फील्ड कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ इधर जा रही है, तो फील्ड अपोजिट है, 180 डिग्री होना इधर। तो ये 180 होना, तो 180 कितना होता है, cos 180 होता है माइनस। बट आउट साइड है तो फील्ड 0 होनी सी डी के लिए, और डी क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचा, डी ए बचा परपेंडिकुलर और ए बी बचा, बाकी सारे क्या हो गए 0। कॉस परपेंडिकुलर भी 0, सिर्फ ये बचा अंदर होगी। तो बी क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू सिर्फ ए बी के लिए आएगी, बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस 0 1। तो बी कांस्टेंट है, बाहर चला गया, और डी एल कितना हुआ, टोटल डी एल कितना, तो टोटल डी एल ए बी के लॉन्ग टोटल डी एल एल होना, तो ये बी एल हो गया, क्लोज्ड किया गया। अब करंट कितना जाएगा, तो करंट फ्लोइंग थ्रू द क्लोज्ड पाथ, लूप से कितना करंट जाएगा, तो यूनिट लेंथ से एन, तो एल नंबर ऑफ टर्न यूनिट लेंथ में एन है, तो एल लेंथ में कितनी होगी, एन एल हो जाएंगी। एक टर्न से करंट आई जा रहा है तो एन एल से एन एल टाइम हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा आई इंटू एन एल बाई एम्पियर सर्किट लॉ क्लोज बी डॉट डी एल कितना हो जाना, ये हो जाना म्यू नॉट एन आई हो जाना, म्यू नॉट आई होना ना, ठीक है। तो जहाँ से आप इसकी वैल्यू बी इंटू एल है, तो एल से एल कैंसिल, तो बी निकाल लिया, म्यू नॉट एन आई। तो इतना जो है अंदर फील्ड होगी, म्यू नॉट एन आई होगी। तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट और एन की वैल्यू होनी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न मान लेते हैं कैपिटल एन है,